नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आज हमारा होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल के बारे में हम बात करेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। महाजनपद काल जिसे हम 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक हम पढ़ेंगे। कहाँ तक? 400 बीसी तक हम पढ़ेंगे। हालांकि इसको बहुत सारी जगहों पर 200 बीसी भी बताया जाता है कि 200 बीसी तक था, लेकिन मैं आपको बताऊं 400 बीसी तक ही हम इसको पढ़ लेंगे। अब महाजनपद काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। मैं एक मैप आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं जिसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। हालांकि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिएगा कि सर जो 16 महाजनपद हैं, जैसे कि आप कहेंगे कंबोज है, गंधार है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंद्र है, कुरु है ना। यहाँ पर सूरसेन है, पांचाल है, कौशला है, मल्ल है, बज्जी है, ठीक है, काशी है, मगध है, अंग है, अवंती है, चेदी है, वत्स है, असाका है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि सर कुल महाजनपद कितने थे, कुल महाजनपद की अगर बात होगी, महाजनपद आप कहेंगे सर कुल महाजनपद आप कहेंगे सर, देखिए अलग अलग बताए गए हैं। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित है एक ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित है एक ग्रंथ, और एक अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर अष्टाध्यायी, इनमें अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या बताया है कि अंगुत्तर निकाय में जो है इसमें 16 महाजनपद बताए हैं। जैन धर्म में है भगवती सूत्र। भगवती आप कहेंगे सर भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी कितने बताएं? 16, जो कि जैन धर्म से संबंधित। अष्टाध्यायी से पाणिनि ने लिखा है, इसमें 22 महाजनपदों का जिक्र। ये अलग अलग बताए गए हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर ये हमने पढ़ा है, अब समय भी हमारे पास कम है, तो हमारा प्रयास रहेगा, ये आपको मैंने एक मैप दिखा दिया। यहाँ पर हम बात करेंगे महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में हमने पढ़ा कि सर 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक महाजनपद काल का वर्णन हुआ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय की मैं बात कर रहा था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें कुल 16 महाजनपद बताए गए। वहीं भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है, भगवती सूत्र किसका है? जैन धर्म का। यहां पर कितने महाजनपद बताए गए? 16 महाजनपद बनाए गए। जबकि अष्टाध्यायी जिसको किसने लिखा है? पाणिनि, ठीक है। आप कहेंगे पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अब इन्होंने क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर 22 महाजनपद बताएं। कितने? तो यहां पर सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि सर पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए गए? 16। भगवती सूत्र में कितने बताए गए भैया? इसमें 22, भगवती सूत्र में 16 और बौद्ध धर्म में 16। अब 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर उन्हें 14 और 2 में बांट दिया कि सर यहां पर जो राजतंत्र है, जो राजतंत्र था वो 14 महाजनपदों में था, और 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा द्वारा शासन, जहां पर राजा द्वारा शासन चलता है। क्या चलता है? राजा द्वारा शासन चलता है, ठीक है। वहीं गणतंत्र के बारे में हम बात करेंगे। गणतंत्र के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। गणतंत्र जहाँ पर प्रजा का शासन चलता है, प्रजा, या यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। क्या चलता है?
लोकतंत्र या गणतंत्र चलता है। लोकतंत्र मतलब गणतंत्र, जनता का तंत्र, गणतंत्र। ठीक है, चलिए ये आप मुझे बताइए। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दी। ठीक है, अब गणतंत्र की बात है कि भैया दो हुआ करते थे, एक था बज्जी और एक था मल्ल। मल्ल, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा है? बज्जी। और एक कौन सा है? मल्ल, जहां पर राजा जनता द्वारा चुना जाता था। दो महाजनपद ऐसे थे जो राजा जनता द्वारा चुने जाते थे, और 14 महाजनपद ऐसे थे जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था, जिसे राजतंत्र कहते थे, मोनार्की कहते हैं, मोनार्की। चलिए बहुत बढ़िया, हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। महाजनपद काल के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ें हम बात करेंगे। महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपदों ने शासन किया, उसे महाजनपद काल कहा गया। क्या कहा गया? महाजनपद काल कहा गया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए शानदार। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मुझे बताइए फटाफट से कि सर हम महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। महाजनपद काल के बारे में मेरे साथ बोलो, मैं क्लास में ही रिवाइज कराऊंगा कि सर महाजनपद काल में कब से कब तक रहा है। आप कहेंगे सर 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक, बीसी तक। बीसी का मतलब आप लोगों को पता ही है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, हमने बात कर ली अंगुत्तर निकाय में कितने? 16 महाजनपद। भगवती सूत्र में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। अष्टाध्यायी जिसको पाणिनि ने लिखा है, कितने? 22 महाजनपद बताए गए हैं। 16 महाजनपदों को दो भागों में बांटा था, एक राजतंत्र चलता और एक रिपब्लिक, एक मोनार्की। राजतंत्र को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसको हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनार्की सिस्टम कहते हैं। राजतंत्र, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। क्लियर है कि सर जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि दो थे रिपब्लिक, जैसे कि बज्जी और मल्ल। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र किसे माना गया है? द वर्ल्डेस्ट फर्स्ट रिपब्लिक किसे माना गया है? बज्जी को माना गया। किसको माना गया? बज्जी को माना गया। खत्म कहानी। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी। महाजनपद और उनकी राजधानी। देखिए जो 16 महाजनपद थे, जैसे मगध, हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। सबसे महत्वपूर्ण मगध है, तो मगध में किस किस ने शासन किया वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूं, इसको लिखने के चक्कर में मत रहना। ये राजधानियां हैं, इनको याद कर लेना। पीडीएफ ये मिल जाएगी आप लोगों को। और पूरा महाजनपद काल जिसमें आप लोगों को मौर्य वंश तक मैं इसमें दे दूंगा। ठीक है, देखिए मगध जो बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह। राजधानी क्या थी? राजगृह, ग्रीवज्र और पाटलिपुत्र। कि सर मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन मगध से पहले जो शक्तिशाली था वो काशी महाजनपद था। कौन सा था? काशी महाजनपद था। अंग भैया, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। ये मालिनी नदी के किनारे पर था। किसके किनारे पर था? मालिनी नदी के किनारे पर था अंग। और अंग के राजा आप जानते हैं कर्ण हुआ करते थे, है ना। महाभारत में अंगराज कर्ण सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा मालिनी नदी के किनारे पर थी। ठीक है, कौशल सरयू नदी के किनारे पर था, जिसकी राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती। साकेत या श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल महाजनपद की। किसकी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। चलिए अब बात आती है, सर 400 पहले आना चाहिए था। ओहो, ये तो मैंने पहले दिन ही बताया था। जब बीसी होता है ना, तो बीसी उल्टा चलता है। बीसी जो होता है वो उल्टा चलता है, जो ईसा पूर्व है ना वो उल्टा चलता है। समझ गए? 2350 से 1750, 2500 से 1700 तक बीसी हमने उल्टा पढ़ा। फिर हमने वैदिक सभ्यता 1500 से 600 पढ़ी। अब हम 600 से 400 महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। ये हम भैया उल्टा नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम जो है बीसी पढ़ रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। ठीक है, तो अंग की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे चंपा। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत या श्रावस्ती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अच्छा, अवंती भी दो भागों में था, उत्तरी और दक्षिणी। आप कहेंगे अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महेशमती। ठीक है, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महेशमती। कौन सी थी? महेशमती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखने के चक्कर में मत पढ़ना। मैं दूंगा इसकी पीडीएफ, मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको दूंगा, क्योंकि लिखने के चक्कर में तो आप लिख नहीं पाओगे।
अगर बहुत तेज स्पीड है तो लिख लीजिए, अगर बहुत तेज स्पीड है तो लिख लीजिए। वहीं हम बात करेंगे गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है। काशी की राजधानी थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। और पांचाल दो भागों में बटा था। ठीक है, दो भागों में बटा था। एक की राजधानी थी अहिछत्र, एक की राजधानी थी कामपिल्ले। आप कहेंगे सर कामपिल्ले और अहिछत्र। वहीं यहां पर हम बात करेंगे बज्जी। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। चलिए, बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। क्या राजधानी थी? हाटक। चलिए, कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। और भैया राजापुर। क्या है जी? राजापुर। आप कहेंगे सर कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है, हाटक किसके लिए फेमस था? घोड़ों के लिए। कि सर महाजनपद काल में ऐसा कौन सा महाजनपद था, महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद था जो घोड़ों के लिए फेमस था? जो घोड़ों के लिए फेमस था, आप कहेंगे सर हाटक। कौन सा था? हाटक। हाटक किसके लिए फेमस था? घोड़ों के लिए। हाटक किसकी राजधानी थी? कंबोज या काम्बोज की। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्ले। काशी की राजधानी थी वाराणसी और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार को ही गंधार कहते थे। गंधार को ही गांधार या गंधार कहा जाता था, गांधार कहा जाता था। ठीक है जी। लिख लीजिए आप लोग। तक्षशिला बहुत फेमस है। आचार्य चाणक्य ने यहीं पर भैया यहीं पर रहकर सेवा की थी। बात आती है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन। मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य की। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है ना, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और अस्मक की राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी जी? प्रतिष्ठान। ठीक है। महाजनपद मतलब एक बड़े बड़े साम्राज्य। छोटे जैसे आज की डेट में 28 राज्य हैं भारत में, उस समय महाजनपद थे। उस समय 16 महाजनपद थे। जैसे आज की डेट में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उस समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी? यानी कि उस समय के राज्य कितने थे? 16। ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात हो जाएगी तब। चलिए, बत्स की राजधानी कौसाम्बी। कौसाम्बी किसकी राजधानी थी? बत्स की राजधानी थी चेदी शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ये वही चेदी है जिसका राजा हुआ करता था शिशुपाल। और ये वही शिशुपाल है जो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। बुआ का ही था, रिश्तेदार था। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं तेरी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन एक गलती तूने और कर दी तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां, जो शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान कृष्ण को, माफ कर दी। लेकिन जैसी 101वीं गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल की हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, तो महाजनपद ऐसे मानिए जैसे इस समय राज्य है, उस समय महाजनपद थे। ठीक है, चेदी राजवंश है, चेदी महाजनपद है। क्या है जी? चेदी महाजनपद है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग भैया मुझे लिखिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए। किसी को कोई समस्या वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताएं। यहां तक आपने लिख लिए होंगे। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या वाली बात हो तो बताइए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि सर जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद ऐसे महाजनपद थे भैया जो वर्तमान की सीमा, भारत की सीमा से बाहर हैं। देखिए, मैं बताता हूँ 2 महाजनपद कौन कौन से हैं। मैं उसका फोटो भी दिखा देता हूँ। ऐसे महाजनपद जो भारत की सीमा के बाहर हैं, एक तो हो जाएगा काम्बोज, एक हो जाएगा गांधार। ठीक है, गांधार और काम्बोज जो हैं ये भारत की सीमा के बाहर हैं। ये भारत की सीमा के बाहर है, अफगान सी प्रांत में पड़ते हैं ये। ठीक है, तो 16 महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसे हो गए जो भारत की सीमा के बाहर हैं। ठीक है, यही बात यहां कही गई है कि सर 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, कंबोज या काम्बोज और गांधार। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं,
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। लेकिन भैया मगध से पहले काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? अंग। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? अंग। ठीक है, ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। देयर वर 2 महाजनपद विच आर आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ प्रेजेंट इंडिया, काम्बोज, गांधार। ठीक है, आउट ऑफ 16 महाजनपद फॉल इन उत्तर प्रदेश सीटेड, उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। मगध महाजनपद, मगधा महाजनपद वॉज मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16th महाजनपद। ईस्टर्न महाजनपद अनंगा, यानी कि अंग। क्या बोलेंगे इसको? अंग। चलिए, ये सारी चीजें हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये सारे पॉइंट तो हमारे हो गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। यहां पर हमने पढ़ लिए कि सर 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद तो हो गए भारत के बाहर। सबसे ज्यादा महाजनपद कहां हो गए? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में। कहां हो गए जी? उत्तर प्रदेश में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा मगध साम्राज्य का संस्थापक हर्यक वंश था, यही पढ़ा है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर्यक वंश से पहले भी मगध राजवंश पर शासन किया करते थे। कौन? बृहद्रथ वंश के शासक बृहद्रथ। कौन थे जी? बृहद्रथ थे। अब बृहद्रथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने ये सारे पॉइंट तो पढ़ने ही हैं। हम पढ़ेंगे मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन मगध से पहले शक्तिशाली हुआ करता था काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। हमने पढ़ा कि मगध साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं, तो मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आप कहेंगे सर जो 16 महाजनपद थे, सबसे पहले शक्तिशाली काशी हुआ, और काशी के बाद सबसे शक्तिशाली हुआ मगध। कौन हुआ? मगध। ठीक है, मगध की वर्तमान स्थिति है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये कौन कौन सी नदी के किनारे पर है मगध? आप कहेंगे सोन, गंडक। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छे से आप लिखिए। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं कि सर मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ना, वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। कब माना गया है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये सारी चीजें आप मुझे बताइए। हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने बात कर ली कि सर मगध साम्राज्य की। अब हमारा चलेगा मगध साम्राज्य। देखिए, मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर मगध साम्राज्य जो कि 544 बीसी से 185 बीसी तक माना गया है। मगध ये कहाँ से कहाँ तक दिखाया? हर्यक वंश से लेकर ये मौर्य वंश तक। इसका जो वर्णन किया गया है ये हर्यक वंश से, आप कहेंगे सर हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश तक दिखाया है। कहां तक बताया है? मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश तक इसको बताया गया है। जबकि प्राचीन मगध की बात करें तो प्राचीन मगध पर एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। चलिए, ये यहां पर आप लोग लिखिएगा फटाफट से। हाँ जी सर, शिशुपाल जो था भगवान कृष्ण का साला था? नहीं भैया, बुआ का लड़का था। बुआ का लड़का था। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? हमने पढ़ लिया कि सर मगध साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं, कि ये जल्दी जल्दी से बताइए कि सर मगध साम्राज्य 544 बीसी से 185 बीसी तक रहता है। और इस मगध साम्राज्य में यहाँ पर हर्यक वंश आएगा। ठीक है, हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा। ठीक है, शिशुनाग वंश आएगा, फिर भैया आपका कौन सा आ जाएगा? नंद वंश आ जाएगा, फिर मौर्य वंश आ जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश, फिर भैया मौर्य वंश। ठीक है जी, चलिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा। ठीक है, इन 4 वंशों ने
544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक शासन किया है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सर मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले, देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, HSNM। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि मुझे तो भैया बिंदुसार से नहीं पढ़ाना, बिंबिसार से नहीं पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा कहां से? जब शुरुआत मगध की हुई है, यानी कि मगध की शुरुआत होती है महाभारत के टाइम से। कहां से? महाभारत के टाइम से। और महाभारत के टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आएगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश था जिसकी स्थापना महाभारत के समय किसने की थी? तो भैया बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ एक राजा हुए जिन्होंने मगध साम्राज्य की, प्राचीन मगध साम्राज्य की स्थापना की। और बृहद्रथ का एक पुत्र हुआ जरासंध, बहुत शक्तिशाली था। जरासंध को ये वरदान था कि उसको अगर कोई फाड़ेगा, उसके शरीर के 2 टुकड़े करेगा तो वो फिर से चिपक जाएगा। क्यों? जब वो पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसको अपने सैनिकों को दे दिया और कहा कि इसे भैया 2 टुकड़े, अलग अलग पैदा हुआ था, वो अलग अलग पैदा हुआ था। ठीक है, तो पहले सैनिक उसे कहीं फेंक आए, फिर कहीं फेंक आए, तो एक राक्षस नीति जिसने उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ा। जैसे ही वो टुकड़े आपस में जुड़ गए तो वो राजा बन गया जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। अब जरासंध को यह वरदान था कि अगर उसको कोई फाड़ेगा और ऐसे ही वो चिपक जाएगा, जब तक उसे अपोजिशन डायरेक्शन में नहीं फेंका जाता, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फेंका जाता। अब भैया एक मल्ल युद्ध होता है महाभारत के समय, जरासंध और भीम के बीच में कुश्ती होती है जिसे मल्ल युद्ध कहा जाता है। मल्ल युद्ध कहा जाता है। तो मल्ल युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो भैया भीम उसको मार रहे थे। भीम जब मार रहे थे तो भैया वो पिट ही नहीं पा रहा था, मर ही नहीं पा रहा था। कृष्ण भगवान ने एक भैया घास का तिनका उठाया और उसे 2 भागों में फाड़ा और अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। जब भैया बताया भगवान कृष्ण ने भीम को, तो भीम ने जरासंध को 2 हिस्सों में फाड़कर अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। तब जाकर उसकी हत्या हुई। ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखिए प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। ये महाभारत के समय के थे। और बृहद्रथ का एक पुत्र हुआ था जरासंध। जरासंध ने अपनी राजधानी किसको बनाया? ग्रीवज्र को। यानी कि बृहद्रथ वंश की जो पहली राजधानी थी वो ग्रीवज्र थी। कौन सी थी? ग्रीवज्र थी। और मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख कहां पर हुआ? ये कहां पर हुआ है? आप कहेंगे सर ये कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर चलिए हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं अथर्ववेद में कि सर मगध साम्राज्य का जो वर्णन है वो कहां पर हुआ है? अथर्ववेद में। किस में हुआ है? अथर्ववेद में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर प्राचीन मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे बृहद्रथ है। बृहद्रथ का एक बेटा है जरासंध। और जरासंध की हत्या किसने की थी? जरासंध की हत्या की थी भैया भीम ने। किसने? भीम। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए, किसने की थी? भीम ने। चलिए लिख लीजिए आप लोग कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर पूछेगा मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे हर्यक वंश। लेकिन पूछेगा प्राचीन मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ है। ठीक है, समझ गए आप लोग कि सर मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख जो है वो कहां पर हुआ है? अथर्ववेद में। अब मेरे साथ आप लोग रिवाइज करिए, अब मेरे साथ आप लोग रिवीजन करिए। मैं रिवीजन आप लोगों को कराता हूं। जैसे कि महाजनपद काल, महाजनपद, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। महाजनपद काल का जो समय रहा है ये 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक माना गया है। कब तक? 400 बीसी तक माना गया है। अच्छा, इसमें कुल महाजनपद कितने हुए हैं? कुल महाजनपद कितने हुए हैं? आप कहेंगे सर कुल महाजनपद हैं 16। अच्छा, 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे सर अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। मेरे साथ रिवाइज करिए आप लोग, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। भगवती
भगवती सूत्र। आप कहेंगे सर भगवती सूत्र जैन धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। चलिए, राजधानियां मैंने बताई ही दी हैं, तो आप ये बताइए कि सर जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, 14 में क्या था, राजतंत्र था, और 2 में क्या था भैया, 2 में क्या था, लोकतंत्र या गणतंत्र। लोकतंत्र कह लें या भैया लोकतंत्र कह लें, तंत्र कह लें, या भैया गणतंत्र कह लें। क्या कह लें, गणतंत्र कह लें। चलिए, कौन कौन से थे दो जिसमें गणतंत्र था? एक तो था बज्जी, जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना गया, और एक था मल्ल। क्या था जी, मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर, जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करते हैं कि ये बताइए इसका सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद आप कहेंगे सर कौन सा था? मगध। कौन सा? मगध महाजनपद। लेकिन मगध से पहले कौन सा था? मगध से पहले था काशी। कौन सा शक्तिशाली महाजनपद था? काशी। चलिए अब बात करते हैं मगध। मगध में जो शासन हुआ है, मगध साम्राज्य कब से कब तक रहा? मगध साम्राज्य जो रहा है, ये रहा है 544 बीसी से लेकर आप कहेंगे 185 बीसी तक। अब इसमें कितने राजवंशों ने शासन किया? देखिए, इसमें जो शासन किया है वो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। कौन सा? शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद आता है भैया आपका कौन सा? नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन सा आएगा? नंद वंश के बाद आएगा मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। ये बात यहां पर हो गई। अच्छा, मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण साम्राज्य यहां पर शासन करता है। क्या कर रहा है? ब्राह्मण साम्राज्य शासन करेगा बाद में, जिसमें शुंग वंश होगा, कर्ण वंश होगा, सातवाहन वंश होगा। अब ये बताइए कि प्राचीन मगध का संस्थापक कौन था? प्राचीन मगध का संस्थापक कौन था? फटाफट से मेरे साथ आप बताते जाइए। चलिए, संस्थापक कौन था? संस्थापक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर प्राचीन मगध का संस्थापक, आप कहेंगे सर क्या नाम था उनका? प्राचीन मगध का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे सर बृहद्रथ था। कौन था जी? आप कहेंगे सर बृहद्रथ था। बृहद्रथ ये महाभारत के समय में था। इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। और जरासंध की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी भीम ने। किसने की थी? भीम ने। भीम कौन थे? पांडव। ठीक है, युधिष्ठिर के भाई थे, पांडव थे। चलिए अब बात आती है कि सर ये बताइए कि मगध का संस्थापक कौन माना गया? मगध साम्राज्य का संस्थापक, प्राचीन मगध नहीं, केवल मगध। आप कहेंगे सर मगध का संस्थापक कौन था? मगध का संस्थापक, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर मगध का संस्थापक कौन था। मगध का संस्थापक कौन है? तो आप मुझे बताएंगे सर मगध का संस्थापक का नाम क्या है? तो मगध संस्थापक का नाम था हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। क्या इतनी चीजें आपको रिवाइज हो गई? आशा है आपको अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। अब बात आती है जी हर्यक वंश की, कि सर हर्यक वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए मुझे बताइए कि सर हर्यक वंश के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, हर्यक वंश है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। 412 बीसी तक। बिंबिसार कब से कब तक शासन करता है? 544 से लेकर 592 बीसी तक। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। जैन साहित्यों में बिंबिसार को क्या कहते हैं? जैन साहित्यों में बिंबिसार को श्रेणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणिक कहते हैं। और अन्य नाम क्या है बिंबिसार के? क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस किसमें कहा गया? मत्स्य पुराण में। देखिए, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार को जैन साहित्यों में श्रेणिक कहा गया है, और भैया मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया? क्षेत्रोजस। भारत के इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल किसका है? तो बिंबिसार का है, जिसने 52 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक? 52 सालों तक शासन किया। चलिए लिख लीजिए आप लोग,
है ना। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया कि सर ये बताइए, सारे पॉइंट हमने पढ़े कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका है, जिसने 52 वर्षों तक शासन किया था, बिंबिसार का। ठीक है, किसका, बिंबिसार का। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए कि भैया यहाँ पर हमने पढ़ा कि सर ये बताएं हर्यक वंश कब से कब तक रहा, क्या नाम है। मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को, है ना, रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ कि सर हर्यक वंश हम पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश का संस्थापक आप मुझे बताइए, संस्थापक कौन था। संस्थापक था जी बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार ने कब से कब तक, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन किया है। और पूरे हर्यक वंश का जो शासन काल है वो 444 बीसी से लेकर 412 बीसी तक है। 412 बीसी तक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये सारे पॉइंट आप लोग लिखिए कि सर ये बताइए कि ये बताएं यहाँ पर कि बिंबिसार को जैन साहित्यों में क्या कहा गया। जैन साहित्य में इसका नाम क्या था। आप कहेंगे सर जैन साहित्य में इसका नाम था श्रेणिक। क्या नाम था, श्रेणिक। ठीक है, बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है, आप कहेंगे सर मत्स्य पुराण में इसे किस नाम से जाना गया है, तो इसे क्षेत्रोजस के नाम से जाना गया, क्षेत्रोजस। क्या यहाँ तक आप लोग लिख पाएंगे, बताइए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन में करा दी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लिख लिया कि सर ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए हैं। किसी को कोई दिक्कत वाली बात अगर हो तो प्लीज़ बताएं। अब इसका शासन काल पूछा जाए कि सर इसका शासन काल कितना रहा। शासन काल रहा है 52 साल, 52 ईयर्स। ठीक है, इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल भारत में अगर किसी राजा का है तो वो बिंबिसार का है। किसका है, बिंबिसार। अब बिंबिसार क्या करेगा, 492 बीसी तक। ठीक है, अब बिंबिसार क्या करेगा, बिंबिसार भैया अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, और साम्राज्य विस्तार के लिए वो वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। क्या स्थापित करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। भैया ये आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ये 544 बीसी है, ये उल्टा चलता है। बीसी जो है उल्टा चलता है। ठीक है, उल्टा चलता है। समझ रहे हैं आप, जो बीसी होता है ना, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है। शताब्दी अगर होता, शताब्दी अगर यहां पर लिखा होता तो शताब्दी सीधा चलता है। शताब्दी सीधा चलता है, पहली ईस्वी से चलता है, ये उल्टा चला आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया है ना। अब बात आती है बिंबिसार ने क्या किया था। बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले दहेज प्रथा का जो उल्लेख है वो किस वंश में मिला है। तो भारत में दहेज प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश में मिला है, क्योंकि बिंबिसार ने महाकौशला से शादी की थी। महाकौशला जो एक राजा हुआ है कौशल के, जिनका नाम था नरेश, जो कौशल नरेश थे, जिनको प्रसेनजित के नाम से जानते थे। तो प्रसेनजित की बहन थी, जिनका नाम था महाकौशला। और महाकौशला से क्या हुआ, शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो प्रसेनजित अपनी बहन महाकौशला के दहेज में काशी गिफ्ट कर देते हैं। काशी। तो आप कहेंगे सर दहेज का पहला उदाहरण अगर किसी वंश में मिलता है तो वो हर्यक वंश है। क्या है जी, हर्यक वंश है। ठीक है, महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, और दहेज में क्या मिल गया, काशी मिल गया। दहेज में क्या मिला, काशी। उन्होंने फिर शादी किससे की, चेलना से। चेलना कौन थी, चेटक की पुत्री थी। चेलना कौन थी, चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तीसरी शादी किससे की, क्षेमा से। क्षेमा मध्य या भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। भद्र प्रदेश कह लें या पंजाब कह लें, तो आप कहेंगे सर भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी क्षेमा, और चेलना कौन थी, चेटक की पुत्री। अच्छा, बिंबिसार का धर्म पूछ लिया जाए कि बिंबिसार किस धर्म को मानता था, तो बिंबिसार सबसे पहले किसको मानता था, तो पहले बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी चेलना के कहने पर उसने जैन धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए,
मैंने यह कितनी बार आपको बता दिया, फिर भी आप समझ रहे हैं। हर्यक वंश में केवल एक राजा थोड़ी था, और भी राजाओं ने शासन किया था। तो ये हर्यक वंश का शासन काल है, ये बिंबिसार का शासन काल है, बिंबिसार का शासन काल है। ठीक है, चलिए अभी चीजें क्लियर हो गई क्या? ये उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे 2500 से चले हम, 2500 आपने देखा मैंने किसमें, हमने जो प्राग ऐतिहासिक काल था, पुरा पाषाण काल बताया था ना, 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक बताया था ना। तो ऐसे ही भैया ये उल्टा चला आ रहा है अभी। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि सर बिंबिसार ने राज्य विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने पहला विवाह किया महाकौशला से, जो प्रसेनजित की बहन थी, और प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला के दहेज में कांसी दान में दे दी। ठीक है, चेलना जो चेटक की पुत्री थी, क्षेमा जो भद्र देश की राजकुमारी थी, या मद्र देश की राजकुमारी, इसे भद्र देश भी कहते हैं और इसे मद्र देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्र देश भी कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया। बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म को अपनाता था, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर उसने जैन धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म का त्याग कर दिया और जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है, ये वही बिंबिसार है जिसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। गिरिवज्र से अपनी राजधानी किसको बनाता है? जैसे बृहद्रथ वंश हुआ, उसकी राजधानी थी गिरिवज्र। ठीक है, तो ये कह सकते हैं प्राचीन मगध की राजधानी थी गिरिवज्र। फिर जब मगध बना तो मगध की राजधानी हो गई राजगृह, और राजगृह किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। किसने बनाई थी? बिंबिसार ने बनाई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, आप ना ये मत कहा करो इस बुक में ये लिखा, उस बुक में ये लिखा है। मुझे नहीं पता किस बुक में क्या लिखा है। ठीक है, मुझे नहीं पता किस बुक में क्या लिखा है, मुझे ये पता है कि मैं क्या लिखवा रहा हूं, है ना। तो प्लीज उसका मुझे क्या पता कंपेयर, मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं किसी भी बुक से? मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं वो भैया वो वेरीफाइड है, वेरीफाइड। आप परेशान मत हुआ करो, हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग अच्छे से सारी चीजों को आप लोग लिखिएगा। चलिए, इनिशियली बिंबिसार वॉज follower of Buddhism, but at the behest of his wife Chelna he adopted Jainism. उसने जैन धर्म अपना लिया। क्या कर लिया? जैन धर्म अपना लिया। बताइए, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई? हैं जी? हाँ जी, आगे बात करें। अब यहां पर हमने लिख ली। 3 शादी रिवाइज कराऊं क्या? रिवाइज ऐसे ही करा दूं, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। कि बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार की नीति क्या अपनाई थी? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध कहां कहां किए उसने? एक तो चेटक की पुत्री से शादी की, एक नरेश प्रसेनजित थे जो कौशल के राजा थे, कौशल नरेश थे जिनका नाम था प्रसेनजित, उनकी बहन थी महाकौशला। महाकौशला से क्या लिया? काशी। और क्षेमा से क्या लिया? क्षेमा से क्या लिया भैया? मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे विवाह कर ली। ठीक है, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था पहले, लेकिन उसकी पत्नी चेलना के कहने पर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? जैन धर्म। अच्छा, अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह को। अभी मैंने बताया कि सर बिंबिसार की राजधानी क्या थी? हर्यक वंश की पहली राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। अब बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दशक को, किसको? दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही यह खबर उसके छोटे बेटे अजातशत्रु को पता चली, तो अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने भैया क्या किया? हमला कर दिया और अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और खुद हर्यक वंश में राजा बन जाता है। तो दूसरा राजा कौन बन गया? दूसरा राजा कौन बन गया? आप कहेंगे अजातशत्रु दूसरा राजा बन गया। बिंबिसार अपने सबसे बड़े बेटे को, दर्शक को, राजा बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। कि भैया ये बताइए, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके बेटे ने। क्या नाम था उसके बेटे का? तो आप कहेंगे सर उसके बेटे का नाम था अजातशत्रु। हर्यक वंश में पहला पितृहंता शासक किसे कहा गया? हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा गया?
पितृहंता वंश इसलिए कहा गया क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, यानी कि अजातशत्रु भी अपने पुत्र के हाथों मारा गया। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उदयन ने भी राज्य के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और अजातशत्रु ने राज्य के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता शासक कहा गया कि पिता को मारकर ही राजा बन रहे हैं राजा। ठीक है, बात यहां पर आ गई कि सर अब बात हो गई, हर्यक वंश को पितृहंता शासक कहा गया और अजातशत्रु को पहला पितृहंता शासक कहा गया। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन द्वारा, उदयन कह लें या उदयन कह लें, आप कहेंगे सर उदयन कह लें के द्वारा हत्या कर दी गई और दूसरा पितृहंता शासक बन गया उदयन। कौन बन गया जी? उदयन बन गया। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है जी, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि साहब यहां तक आप लोगों ने लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने यहां पर लिख लिए क्या? सारे पॉइंट आप लोगों ने यहां पर लिख लिए होंगे, है ना। आगे बात करते हैं, आगे चीजों पर हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में बात कर रहे हैं जो 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक राजा रहा। ठीक है, 492 बीसी में जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की तो राजा कौन बन गया? अजातशत्रु। और कब तक शासन करता है? 460 बीसी तक। 460 बीसी तक शासन करता है। इसको अन्य कुणिक, कुणिक किसे कहा गया? अजातशत्रु को। इसे पितृहंता शासक भी कहा गया। इसकी माता थी महाकौशला। और अजातशत्रु ने अपने ही शासन काल में क्या करवाया था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति होती है सप्तपर्णी गुफा थी राजगृह में, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे महाकश्यप। क्या थे? महाकश्यप। काशी के लिए प्रसेनजित अपने ही मामा पर, क्योंकि भैया महाकौशला का भाई था प्रसेनजित, तो अजातशत्रु ने काशी को द्वारा से हड़पने के लिए, क्योंकि प्रसेनजित ने अपने जीजा बिंबिसार को दहेज में काशी दिया, लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तो प्रसेनजित ने काशी को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अब काशी को द्वारा से पाने के लिए क्या करता है? अजातशत्रु अपने मामा प्रसेनजित पर हमला कर देता है। और जब हमला हो जाता है तो भैया प्रसेनजित अपने आप को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किससे? अपनी बेटी से विवाह कर देता है। क्या कर देता है? बेटी से। तो आप कहेंगे प्रसेनजित से संघर्ष हुआ एवं विजय हुआ। बाजीराव से विवाह हुआ, बाजीराव प्रसेनजित की बेटी थी, मतलब अपने मामा की बेटी से ही शादी कर लेता है। अपने मामा के बेटी से ही शादी कर लेता है। कौन? अजातशत्रु। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अजातशत्रु। ठीक है जी, हमने यहां पर बात कर ली कि सर अजातशत्रु, बहुत बढ़िया, कि बाजीराव से शादी कौन करता है? अजातशत्रु। बाजीराव किसकी पुत्री थी? प्रसेनजित की, यानी कि महाकौशला इसकी क्या लगी? बुआ। क्या लगी? बुआ। और रिश्ते में ये क्या लगी? अजातशत्रु की बहन। काशी क्या था? काशी भैया एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, मैंने। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया भैया। इनमें ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बनती जी, ट्रिक काम नहीं करती इन चीज़ों में। ट्रिक काम करती है स्टैटिक में, ट्रिक काम करती है कुछ नई चीज़ों में, लेकिन ये प्राचीन इतिहास है, इसमें क्या ट्रिक काम करेगी? बताइए क्या ट्रिक काम करेगी? इसके बाद बज्जी और मल्ल संघ को हराया। अजातशत्रु शक्तिशाली बना। अजातशत्रु ने सबसे पहले काशी पर कब्जा किया, काशी के बाद उसने बज्जी पर कब्जा किया और बज्जी के बाद मल्ल पर कब्जा कर लिया। किस पर? मल्ल पर कब्जा कर लिया। लेकिन भैया जितना शक्तिशाली ये बना उतना ही इसका बेटा उदयन राजा बनना चाहता था। उदयन ने क्या किया? उदयन ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी। चलिए लिख लीजिए, सारी चीजों को आप लोग यहां पर लिखिए। ठीक है, आगे बात करें यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बुआ की बेटी बहन नहीं होती है सर। कहां से आए हो भैया?
कौन से देश में रह रहे हो? बुआ की बेटी मामा की बेटी बहन नहीं होती क्या? चाचा ताऊ की बेटी बहन नहीं होती क्या? और हम तो उस सभ्यता में रहते हैं कि हमारे गांव की अगर कोई बेटी है तो वो हमारी बहन है ना? कैसी बात कर रहे हो आप? चलिए आगे बात करते हैं कि सर अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासन काल में हुई। हम जानते हैं कि अजात शत्रु कौन से धर्म को अपना रहा है? जैन धर्म को। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु इसी के शासन काल में होती है। किसके? इसी के शासन काल में होती है। क्लियर हो गई? एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? कुणिक। कुणिक, ठीक है, किसका नाम था? अजातशत्रु का। इसकी माता का नाम था महाकौशला और पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में किसके शासन काल में होती है? आप कहेंगे सर सप्तपर्णी गुफा राजगृह में होती है, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। शासन था अजातशत्रु का। काशी के लिए अपने मामा प्रसेनजित पर हमला कर देता है और मामा की बेटी वाजिरा से शादी कर लेता है। इसके बाद इसने बज्जी और मल्ल को भी जीत लिया। फिर जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का फॉलोअर था अजातशत्रु, और इसने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासन काल में हुई थी। चलिए अब बात करते हैं उदयन की। उदयन के बारे में हम बात करेंगे, फटाफट से आप मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे उदयन। उदयन के बारे में बात कर रहे हैं। 460 से 444 बीसी द्वितीय पितृहंता राजा कौन था? तो आप कहेंगे उदयन था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये गंगा, गंडक व सोन नदी के किनारे पर था पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कुसुमपुरा के नाम से इसकी स्थापना उदयन ने की। बाद में उदयन ने इसका नाम क्या कर दिया? पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, उदयन के 3 पुत्र हुए हैं। एक है अनिरुद्ध, एक है मुंडा और एक है नागदशक। ये वही नागदशक है जो हर्यक वंश का अंतिम शासक है। नागदशक की हत्या की थी शिशुनाग ने। देखो ये भी नाग है और शिशुनाग में भी नाग है, तो नाग ने नाग की हत्या कर दी, तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। ठीक है, क्यों? शिशुनाग उसका मंत्री था। शिशुनाग किसका मंत्री था? तो नागदशक का मंत्री था। नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। और शिशुनाग फिर अपना एक नया राजवंश बनाता है, शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर बात करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारी चीजों को अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। प्लीज़ ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग पढ़ लें। अगर आपस में आप लोग बदतमीजी करेंगे तो हमारी टीम बहुत तेज़ है, हमारी टीम बहुत तेज़ है, फिर आप परेशान हो जाओगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप मत करो। तो ये आपके मतलब का नहीं है, आपके मतलब का सिर्फ पढ़ाई है। अब ये देखो, ये मैं आपको आज एडवांस में ये पूरी पीडीएफ दूंगा। पूरी पीडीएफ में आपको एडवांस में दे दूंगा, जिसमें जिसमें भैया सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। मौर्य साम्राज्य भी मैं इसमें दे रहा हूँ, पूरा मौर्य साम्राज्य मैं इसमें आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे तो आशा है आप लोगों को अच्छे से। मैं एडवांस में पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ, पूरी पीडीएफ में एडवांस में दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग भैया बना लेंगे। शिशुनाग वंश, मौर्य वंश इसमें मिलेगा आपको, नंद वंश इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।